भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी तो उन्होंने सिर्फ यही वादे किए थे और वोट लेते वक्त भी यही वादे किए थे कि जनता की हम आवाज़ बनेंगे और जनता के लिए हम काम करेंगे, और जो लोग गरीब तबके में हैं या मिडिल क्लास में हैं उनकी जो भी दिक्कतें हैं वो हम दूर करते हुए नज़र आएंगे और आगे आगे भी करते रहेंगे। उन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन जनता कहीं ना कहीं नाखुश भी है। हालांकि अगर जम्मू की बात की जाए तो कहीं ना कुछ लोग ये भी हैं कि हम अगर वोट डालेंगे तो बीजेपी को ही डालेंगे, और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो नाखुश काफ़ी ज़्यादा, ना कहा जाए कि कहीं ना कहीं उन्हें सिर्फ दिक्कतें ही दिक्कतें आ रही हैं। और उसी चीज़ को देखते हुए अभी प्रॉपर्टी टैक्स भी एक नया आया है। फ्यूल प्राइसेस आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, और प्रॉपर्टी टैक्स भी अब लगाया जा रहा है, और बाकी दिक्कतें तो आए दिन हम उस पर चर्चा करते ही रहते हैं। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स पे, और हमारे साथ चर्चा में हैं अंकुश शर्मा जी। आप भलीभांति इससे परिचित हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब प्रॉपर्टी टैक्स फिर से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश क्या, हालिया जिस तरह से बातें चल रही हैं वो हो ही जाएगा। इससे पहले भी बात हो रही थी पिछले साल की ही, और वहीं गवर्नर साहब ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जम्मू पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन ये फिर से चर्चा में आ चुका है। आप किस तरीके से देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त प्रॉपर्टी टैक्स लगाना, क्या आपको लगता है कि ये जनता पर और बोझ नहीं होगा? देखिए, 12 फरवरी 2021 का जो गवर्नमेंट ऑर्डर आया है, एसओ आया है, उसमें तो क्लियरली ये बता दिया गया है कि उसे आप अगर आप पढ़ें तो क्लियरली आप ये समझ सकते हैं कि इम्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स का लगना अपनी फाइनल स्टेजेस में है। उसमें वो बताया गया है कि क्या क्या फैक्टर्स आप कंसिडर करेंगे वाइल इम्पोजिंग अ प्रॉपर्टी टैक्स। लैंड की वैल्यू को की फैक्टर रखा जाएगा, सो ऑन सो फोर्थ। सो इंटरनली इन्होंने अपना माइंड तो बना लिया है। जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात है, ऑब्वियसली पोस्ट कोरोना पीरियड जहाँ पे मिडिल क्लास, गरीब और हर श्रेणी का व्यक्ति जब इकोनॉमिक मार सह रहा है, तो उस समय इतने ज़्यादा टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स, ऑलरेडी कई टैक्सेस जनता पे करती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद इस तरीके के टैक्सेस और सेसेस ये लगा के मुझे लगता है कि जनता को पनिश करने का काम सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार के इकोनॉमिक एडवाइज़र्स को इनोवेटिव अप्रोच अडॉप्ट करते हुए किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, किस तरीके से रेवेन्यू को बढ़ाया जा सकता है, उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बहुत रिग्रेसिव सी एक्सरसाइज कि जहाँ आप किसी तरीके से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं तो लोगों को पनिश करिए, लोगों की जेब से पैसा निकालिए, वो नहीं अडॉप्ट की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि कंप्लीट इकोनॉमिक फेलियर है, और ख़ासकर इस समय पर प्रॉपर्टी टैक्स को इम्पोज करना मुझे लगता है असहनीय है, और एक ऐसा कदम है जो जनता के हित में नहीं है, और बैड इकोनॉमिक पॉलिसी या बैड इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग या एक फेल्ड इकोनॉमी का परिचायक भी है। अगर बात करें, इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, इसी पे हम बात करेंगे। स्मार्ट सिटी जो है जम्मू में, इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहा है कि जम्मू का स्मार्ट सिटी बनाना है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट उसमें चलाए भी जा रहे हैं, फंडिंग भी आ रही है, करोड़ों में उसमें लागत जो है वो यूज़ की जा रही है। कहा जा रहा है कि जब लोगों को ये जो स्मार्ट सिटी के दौरान इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी जो है फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, प्रॉपर्टी टैक्स ये इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा फैसिलिटीज़ लोगों को दी जाएगी तो जो बाहर की अगर बात की जाए, चंडीगढ़ में या दिल्ली में, कुछ है और भी स्टेट हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स इसीलिए लगाया जाता है कि वहाँ पर जो आगे पीछे जो चीज़ें फैसिलिटीज़ होती हैं बहुत बेहतर होती हैं। कि जम्मू में वो चीज़ें मिल चुकी हैं? अभी लगता है ऐसा है? देखिए, जम्मू में तो कोई भी उस तरीके की चीज़ अभी सड़क पे या ग्राउंड पे निर्मित होती तो हमें दिखी नहीं है। आउटलेज और आउटकम्स में डिफरेंस रहता है। स्मार्ट सिटी के लिए आउटलेज तो काफ़ी की गई हैं, की जा रही हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग भी स्टार्ट हुई है, वो फंडिंग नहीं, बेसिकली वो आउटलेज हैं। लेकिन आउटकम्स जब तक नहीं हो पाती तब तक इस टैक्स को पोस्टपोन किया जा सकता था। इनफैक्ट ये इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, मैंने जैसे पहले भी बताया कि एक रिग्रेसिव टेक्निक है जो सरकारें अपनाती हैं जब स्वयं वो फेल हो जाती हैं प्रॉपर रेवेन्यू जनरेशन या सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो फिर वो जनता को पनिश करना स्टार्ट करते हैं। आपने हमारी यहाँ पे जो लेक का जो प्रोजेक्ट था, आर्टिफिशियल लेक का जो प्रोजेक्ट था, या और कईयों प्रोजेक्ट्स जो थे, जिसकी जू की बात, तो जिसके लिए सब आउटलेज की गई थी, लेकिन आउटकम्स में वो तब्दील नहीं हो पाए। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आपको नए नए तरीक़ों के टैक्सेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के टैक्सेस मिला लें तो आपको समझ आ जाएगा कि कितने तरीके के टैक्सेस लग रहे हैं। डबल टैक्सेशन, ट्रिपल टैक्सेशन की पॉलिसी ये सरकार भी अपना रही है। तो मुझे नहीं लगता कि एक प्रॉपर समय था, और मुझे ये भी नहीं लगता कि एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन है कि चूँकि हम स्मार्ट सिटी इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, और स्मार्ट सिटी में जो सुविधाएं होती हैं उनको लेने के लिए आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे मेट्रो का प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी की बैकग्राउंड में उसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो मेट्रो एक इज़ अ प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ, उसे टैक्सेस या सेसेस से आप फंड नहीं करेंगे।
एक सेल्फ सफिशिएंट है, आप जिस भी तरीके से पैसा अरेंज करेंगे ऑब्वियसली वो टैक्स रेवेन्यू में से ही आएगा, या जिस भी तरीके से, तो उसके बाद वो तो आपका कमाई का साधन भी होगा। अगर मैं बात करूंगा जैसे यहाँ पे देखा जाए तो टोल काफ़ी ज़्यादा है। अब फास्टैग तो चलिए पूरे भारत में हो चुका है, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लोगों को डबल फास्टैग लगाने के बावजूद उनको डबल जो टोल है वो मिल रहा है। हमने ऐसे कवरेज भी की है और लोगों से बात भी की है। ये टैक्स जम्मू में देखा जाए तो ये 3 टोल तो वैसे ही हैं। अखनूर की बात की जा रही है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पर भी जो है टोल बना दिया जाएगा, वहाँ पर भी टोल टैक्स लगेगा। ये टैक्स और अब प्रॉपर्टी टैक्स, और किस तरह से देखते हैं कि सरकार जो है जम्मू के लिए, जिस तरह से कहा जाता है कि जम्मू से भेदभाव नहीं होगा, जम्मू को हर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो दी जाएगी। और यूटी भी इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ पर लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है उसका समाधान किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। देखिए, जब आप रोड टैक्स दे रहे हैं, फिर आप डीजल पेट्रोल पे भी 1 लीटर पे 8 रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर सेस दे रहे हैं, तो फिर टोल टैक्स का कॉन्सेप्ट तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी को समझ नहीं आता, हमें तो समझ नहीं आता। मतलब आप एक ही चीज़ पे 3 बार टैक्स लगा रहे थे, ये तो ट्रिपल टैक्सेशन वाली नीति हो गई। जबकि आप टाउट करते हैं, मार्केट करते हैं कि 1 नेशन 1 टैक्स में हम बिलीव करते हैं, तो टोल टैक्स का कोई भी औचित्य, कोई भी इकोनॉमिक रीजनिंग जो है वो समझ से परे है। और ये एक रिग्रेसिव टैक्स है जिसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। उसके साथ कई तरीके से आप सेसेस जोड़ के पेट्रोल और डीजल के दामों को भी बढ़ा रहे हैं। जहाँ 30 या 35 रुपये में डीजल या पेट्रोल मार्केट में बेचा जा सकता है, वहीं उसकी कीमत आज 80, 85, 90 और कई जगह पे 100 प्रति लीटर पहुंच चुकी है। तो ये सब टैक्स कंपोनेंट्स हैं, सेसेस हैं, डबल टैक्सेशन, ट्रिपल टैक्सेशन के इंस्टांसेस हैं जिन्हें नहीं किया जाना चाहिए। और अपनी सारी आमदनी को अगर आप टैक्सेस से ही वसूलना चाहते हो, तो फिर आप ये तय कर दीजिए कि सरकार केवल लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस जो बेसिक फंक्शन था स्टेट का, और बाकी सब कुछ मार्केट को दे देगी। तो बेच दीजिए सब कुछ। आपके जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, आप उसमें रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। आपके जो कमाई के साधन हैं, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें उनमें आप रोबस्ट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। करप्शन को हैंडल करने के लिए आप कोई रेडिकल कदम नहीं उठाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आप नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, तो किस तरीके से आप वहाँ से कमाई करेंगे? तो वो जो इनके फेल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके ज़रिए इन्हें हज़ारों करोड़ रुपए की आमदनी होनी चाहिए, जब वो लॉसेस में चल रहे हैं। और एयरलाइंस के सेक्टर में भी देख लीजिए, हर किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में देख लीजिए, तो आप अपने फेलियर्स के कारण जो नुकसान हो रहा है, आपके खजाने नहीं भर रहे हैं, अब वो लोगों की जेब से चुरा के करेंगे। क्वेश्चन ये है कि भाई टैक्स तो आप पे तभी लगेगा क्योंकि देयर इज़ अ फिस्कल डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट में सबसे बड़ा कारण है कि आपके जो अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करके बैठी हैं, वहाँ पे भी आप फेल हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो सामने है, उसके लिए लोगों को पनिश करना मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से सच है। दे हैव टू थिंक वेरी सीरियसली। और बजट में भी देखिए आप, मिडिल क्लास के लिए तो कुछ नहीं, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, उनके लिए तो कुछ नहीं। और अपना वाटर एंड सैनिटेशन और कोविड वैक्सीन का खर्चा वर्चा डाल के अगर आप ये मार्केट करेंगे कि भाई हमने हेल्थ में जीडीपी का शेयर था जो, वो कई गुना बढ़ा दिया, ये 147% की इंक्रीज़ कर दी, तो वो तो एक धोखा देने वाली बात होगी। उसके अलावा एमएसएमईज़ का बुरा हाल है। एमएसएमईज़ में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज़ में है। जब मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट उसमें है, उसमें 35% से अधिक तो एमएसएमईज़ बंद हो गई। उसके लिए कुछ नहीं है, स्मॉल बिजनेस एंटिटीज़ के लिए कुछ नहीं है, हमारे जो शॉपकीपर्स हैं, हमारे जो होटलियर्स हैं, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसके लिए कुछ नहीं है, टूरिज्म सेक्टर है उसके लिए कुछ नहीं है। तो जब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए उसमें कुछ नहीं है, तो एक वक्तव्य जो राज्यसभा में आया कि दिस इज़ अ बजट फॉर द रिच, बाय द रिच एंड ऑफ द रिच, तो वो तथ्यों से तो परे नहीं है, मुझे लगता है तथ्य पे आधारित है। ये इकोनॉमिक फ्रंट पे क्लियर एक फेलियर है गवर्नमेंट का। क्या मतलब मैं ये जानना चाहूँगा, क्या सरकार के ख़जाने जो हैं वो खाली हो चुके हैं? क्योंकि अगर देखा जाए जब कोविड हुआ था तब भी जो आम जनता द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो है वो फंडिंग ली गई थी कि आप इस तरीके से डोनेट करो। लोगों ने बहुत खुशी खुशी डोनेशन भी दी थी कि चलिए हमारे ही काम आएगा। लेकिन इसके बावजूद फिर से टैक्स पर टैक्स और टैक्स पर, और पेट्रोल और डीजल, क्योंकि डीजल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी बाकी चीज़ों पर भी उसका असर पड़ेगा। घरेलू चीज़ों की बात की जाए तो कोई भी चीज़ अगर आगे पीछे ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी वो डीजल की गाड़ियाँ ही होती हैं, और उस पर ऑब्वियसली आपके घर के बजट पर असर पड़ेगा। अब जम्मू पे जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं लोगों से छूटती चली जा रही है, दूर चलती चली जा रही है। अब क्या चीज़ें की जाएं कि यहाँ पर जो जिस तरह सरकार कहती है कि अब गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और यूटी बनाया गया था, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सिर्फ बेहतरी के लिए किया गया था, लेकिन बेहतरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। कहाँ पर चीज़ें जो हैं वो लैग कर रही हैं?
देखिए, जब आपकी अप्रोच ही यही है कि जो भी फिस्कल डेफिसिट सरकार फेस कर रही है उसको टैक्स इम्पोज करके, नए नए तरीके के टैक्सेस इम्पोज करके उसे फिल करना है, तो ये जनता पे बुरा प्रभाव तो डालेगी। कोरोना से केवल सरकार ही इफेक्टेड नहीं है, जनता भी इक्वली इफेक्टेड है। अभी देखिए, एनएसएसओ जो सैंपल सर्वे करके जो डेटा कलेक्ट करता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से रेडी फड़ी दुकानदार, वो तो सर्वेज हुए ही नहीं। तो ये जो ग्रोथ जीडीपी किस तरीके से ग्रो करेगी, किस तरीके से माइनस में चलेगी, उसका तो आंकड़ा भी इनके पास सही नहीं है, यानी केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर का आंकड़ा है। तो जब इनके मैकेनिज़म्स रोबस्ट नहीं होंगे, प्रॉपर नहीं होंगे, जब ये मिडिल क्लास को या पुअर को, गरीबों को, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को सेंटर में रख के नीति निर्धारण नहीं करेंगे, तो इस तरीके की समस्याएं सामने आएंगी और ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जाएंगी जो रिग्रेसिव इन नेचर होंगी, एंटी पीपल होंगी, एंटी पुअर होंगी। और इसी कारण आपको ये समझ में आ रहा है कि जितने भी फैसले आ रहे हैं वो जनता के विरोध में आ रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की इम्पोजिशन का जो नया फैसला है वो एक इंस्टेंस है। और अभी आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड कि टोल टैक्स भी शायद बढ़ा दिया गया है, उसे प्रोबेबली डबल कर दिया गया है। ऑलरेडी मेरे ख्याल में 140 था और उसे 280 रुपये कर दिया गया है। तो देखिए, आप समझिए कि 280 रुपये, तो अगर एक टोल टैक्स को क्रॉस करने के लिए आपको देने हैं तो कितना बड़ा बोझ जो है वो अब देखिए, अब जनता ने जो फेस किया है उसको कंपनसेट करने के बजाय आप उन्हें पनिश करेंगे और टैक्सेस इम्पोज करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये सोच में ही कुछ प्रॉब्लम है। मैं एक बात कहा, क्योंकि मेयर साहब से हमारी बात हुई थी, मैं प्रॉपर्टी टैक्स पे फिर से वापस आता हूँ। मेयर साहब से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि जो चीज़ें अब की जा रही हैं वो जनता इसलिए की जा रही हैं क्योंकि जनता को हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, उन्होंने कहा कि रिंग रोड बन रहा है, अखनूर का काम चल रहा है और बड़ी सारी चीज़ें आएंगी, जैसे ब्यूटिफिकेशन की जा रही है जम्मू की, और अलग अलग जगह पर बोर्ड लगाए जा रहे हैं। तो ये जनता के लिए ही लगाए जा रहे हैं, इसलिए जनता का थोड़ा बहुत जो सहयोग हम चाहते हैं। क्या इस तरीके से जनता का सहयोग ये सही है? तो जनता कहाँ सहयोग नहीं दे रही है? आप साबुन खरीदते हैं तो उस पर टैक्स नहीं पे करते, आप पेट्रोल डलवाते हैं और 1 लीटर पे 8 रुपये आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेस नहीं देते हैं क्या? ये मैंने ये बताया कि डबल टैक्सेशन, ट्रिपल टैक्सेशन, क्वाड्रपल टैक्सेशन, 5 टाइम टैक्सेशन ऑन द सेम थिंग इज़ नॉट गुड इकोनॉमिक पॉलिसी। आप अपनी इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं क्या? तो जितने भी सरकारी खजाने भरे जाए, अब देखिए अब इनका फेलियर कहाँ है? ये सारे तरीके के, तमाम तरीके के टैक्सेस इकट्ठा करने के बाद जो इनके, जैसे मैंने पहले भी बताया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जब वो परफॉर्म नहीं कर पाती हैं तो ये यहीं से फिर मतलब 2 बार 3 बार एक ही चीज़ पर टैक्स लगाना शुरू करते हैं। ये कहाँ की एक्सप्लेनेशन है कि रोड्स बनाने के लिए सेपरेट आपको टैक्सेस लगाने पड़ेंगे? तो फिर इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या है? या जो मतलब आपकी कंपनीज जो प्राइवेट से, जो मतलब मार्केट में काम कर रही हैं, उनकी रेवेन्यूज़ का क्या है? एयरलाइंस जो तकरीबन अब प्रॉफिट में चल रही थी, कोरोना के कारण कुछ इफेक्ट हुई, आपकी वाली क्यों नुकसान में चल रही है? तो उन इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है, ना कि लोगों को पनिश करने की ज़रूरत है। अभी आखिर में आप किस तरह से अब आगे देखते हैं कि जिस तरह से अब टैक्सेस पे टैक्स लग रहे हैं, क्या जम्मू के लोग जो हैं इन चीज़ों को मतलब डाइजेस्ट कर पाएंगे? मैं डाइजेस्ट ही कहूँगा कि डाइजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि आम जनता जो जम्मू की है यहाँ पर, उनका कोई भी काम जो है वो कहीं ना कहीं ना होता हुआ नज़र आ रहा है। यूथ परेशान है, जो अगर डेली वेजर देखा जाए वो परेशान है, हर व्यक्ति यहाँ पर परेशान है, उनकी परेशानियों का हल नहीं हो रहा है, लेकिन टैक्स पर टैक्स लग जाएगा। एब्सोल्युटली, जम्मू नीड्स अ पॉलिटिकल अल्टरनेटिव। भाजपा के अलावा इस समय कोई पॉलिटिकल अल्टरनेटिव उस तरीके से, उस ताकत से नहीं उभर के आया है। बट वी आर इनटू दिस प्रोसेस। हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एकजुट जम्मू ने कि वील वर्क हार्ड टू एन एक्सटेंट, कि जहाँ पे हम आने वाले विधानसभा चुनावों में एक लोकल पॉलिटिकल इंडिजिनस आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव की तरह उभर के आएँ। वो जिम्मेवारी के साथ हम लोगों में जा रहे हैं, पीपल आर एक्सेप्टिंग अस। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की निजात तभी हो पाएगी जब when you have a credible political alternative before the people। और उसके बाद अदरवाइज तो दे आर सो एरोगेंट कि टैक्स लगाने के लिए, टोल टैक्स लगाने के लिए लोगों को कोस रहे हैं कि आप, वो इसलिए तो नहीं है कि कोई अपोजिशन में नहीं है, उन पर सवाल नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली ये भी कारण है। और जहाँ तक इनकी इनएफिशिएंसी या जो इनका गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 5-6 वर्षों का, वो भी एक कारण है। इनएफिशिएंसी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। ये हैंडल नहीं कर सकते उन चीज़ों को, तो इसीलिए एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव ही आने वाले समय में इन समस्याओं से निजात जो है वो दिलवा पाएगा। क्योंकि यू नाउ नीड टू हैव पीपल इन पॉलिटिक्स जो रियली पॉलिसी पे बात कर सके, जो रियली पॉलिसी मेकिंग में अपनी वैल्यू एडिशन करवा सके। देखिए, पॉलिटिक्स है क्या है? पॉलिटिक्स पॉलिसी मेकिंग फॉर गवर्नेंस, राजनीति, नीति फॉर राज। तो राज इज नाउ गवर्नेंस और नीति निर्धारण यानी पॉलिसी मेकिंग। तो पॉलिसी मेकिंग
अब आप इनसे अगर आप बात करेंगे तो ये आई डोंट थिंक कि किसी भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के ऊपर कोई अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे, तो आइडियाज़ नहीं है। तो लीडरशिप उन लोगों के हाथ में है जो बैंकरप्ट हैं, लीडरशिप उन लोगों के हाथ में है जिनका पॉलिसी फॉर्मुलेशन से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है, जिन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, जिन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है, जिन्हें इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है, जिन्हें लोगों की प्रॉब्लम्स का ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है जम्मू के सामने। और इसी कारण जिन लोगों को हम ही ने वोट दिया, उनके सत्ता में होने के बावजूद भी जम्मू इज सफरिंग ऑन ऑल फ्रंट्स। हाँ, और यह नाम है क्या अभी आने वाले समय में आप चेंजेस देखेंगे कि जनता जो है चेंज लाएगी कहीं ना कहीं? नहीं, एब्सोल्युटली। ये जो जितने भी अत्याचार ये सरकार कर रही है, ये एक ही दिशा में लेके चीज़ों को जा रहे हैं कि जनता एक पॉलिटिकल ऑप्शन की खोज कर रही है। और चेंज होना भी चाहिए 100%। देखिए, जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ग्रोथ नहीं हो सकती। तो अगर आप स्टेटस को ही मेंटेन करके रखेंगे, इन्हीं लोगों को फिर से लाएंगे, तो चीज़ें जस की तस रहेंगी। और जब चीज़ों से आप परेशान हैं तो वाई शुड यू नॉट इन्वेस्ट फॉर अ चेंज। और उसकी जिम्मेवारी मैंने जैसे पहले भी बताया कि एकजुट जम्मू ने ली है। जम्मू के सामने जितने भी चैलेंजेस आए इसके सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के, जो कानून जम्मू के खिलाफ बने, उन सबसे लड़के पिछले 5-6 वर्षों में हमने वो लड़ाइयाँ जीती हैं, और केवल जम्मू के लिए जीती हैं। उसमें कोई व्यक्तिगत सफलता हमारी नहीं है, पूरे हमारे समाज की, पूरे हमारे संभाग की, पूरे रीजन की सफलता है। तो उस ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए हमारा विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है एकजुट जम्मू का, और आने वाले विधानसभा चुनावों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑप्शन की तरह उभर के एकजुट जम्मू आएगा। ऐसा जनता ने हमें अभी तक के हमारे कामों को देख के विश्वास दिलाया है। जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं, पीपल आर कनेक्टिंग विद अस, वी आर एक्सपैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनली। आई थिंक कि अगले विधानसभा चुनावों में बहुत इफेक्टिव तरीके से हम अपना रोल निभाएंगे। चलिए, शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। और सीधी बात यही है कि अपोजिशन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगर अपोजिशन स्ट्रांग होगी और सरकार काम सही तरीके से नहीं कर रही है तो उन पर सवाल उठाए जाते हैं और काम भी करवाए जाते हैं, लेकिन अपोजिशन नहीं है। और जिस तरह से अंकुर जी ने कहा कि आने वाले समय में चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है, और आम जनता को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर अभी जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है वो किस वजह से आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, उसे समझिए। और अगर आप चेंजेस चाहते हैं, इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, बेहतर तरीके का बदलाव चाहते हैं, तो उन लोगों को लेकर आइए जो आपकी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार। भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान बाबा खान बंगाली। कैसी भी हो समस्या, एक बार अवश्य मिले। खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। गुरु खान बंगाली।